गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहना लगातार, ठीक है ना। आपके लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। अगर कभी कोई एक गैप लगता है तो एक्स्ट्रा लेक्चर अपडेट कर दूंगा मैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अपने आप लोग रेगुलर पढ़ाई करते रहना, ठीक है। अब जो फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं बता दूं, उसमें एक क्लास है हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स। वो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट है, तो वो पूरा ये जो चैप्टर रहेगा वो कहीं ना कहीं बेंजोडाइजेपिन्स के आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपिन्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, कैसे एक्ट करते हैं, कौन सा उसका केमिकल है, किस तरीके से वो काम करता है। इवन आप फर्स्ट ईयर में जाकर के बेंजोडाइजेपिन्स को वहां से भी उसके स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी साथ साथ करेंगे, तो कंबाइंड स्टडी हो जाएगी। आप लोगों का जो क्या कहते हैं एग्जिट एग्जाम के लिए है, उसके लिए भी बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देना, ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स इसको ऐसी मत पढ़ना, इसको आराम से पढ़ाऊंगा, थोड़ा लेंथी रहेगा। जैसे पहले वाला शायद जो लेक्चर था 20-22 मिनट का ही है, इसको भी खत्म कर सकता हूं 20-22 मिनट में, क्योंकि इसको और डिटेल में लेके चलूंगा ताकि आगे वाले जो चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल लिंकअप हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। तो सबसे पहला जो है हमारे पास, एक मिनट, किसका कॉल है ये? साइलेंट पे कर दो। ओके, तो हिप्नोटिक एंड सेडेटिव, सबसे पहले तो इसका डिफरेंस भी आप लोग समझ लें कि हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, सेडेटिव क्या होते हैं। सेम दवा यानी कि सेम ही ड्रग कभी तो हिप्नोटिक की तरह एक्ट करेगी, कभी सेडेटिव की तरह एक्ट करेगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये भी बच्चों में कंफ्यूजन हो जाती है कि एक ही दवा है, कब सेडेटिव में लिखें, कब हिप्नोटिक में लिखें। तो आंख बंद करके आप दोनों सेम ड्रग्स को दोनों में लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनका जो इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है डोज पे, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करेगा? डोज पे। तो आओ देखें जरा, जैसे कि हिप्नोटिक्स क्या है? हिप्नोटिक्स है द ड्रग दैट इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप। ये केवल नींद लाने के लिए होते हैं, या मेंटेन स्लीप। मेंटेन का मतलब अगर नींद आ गई है तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, आप कच्ची नींद में होते हैं तो उठ जाते हैं, तो बहुत से लोगों को सोने के बाद ना कच्ची ही नींद बनी रहती है, वो सो नहीं पाते हैं सही से, थोड़ा सा शोर शराबा हो गया या कुछ हुआ तुरंत उठ जाते हैं। तो या तो नींद को मेंटेन रखने के लिए या इंड्यूस करने के लिए, और ये इस तरीके से एक्ट करते हैं कि रिजेंबलिंग नेचुरल स्लीप, ऐसा लगता है कि खाने के बाद नेचुरल नींद आई है, कोई नशा वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। इंसोम्निया वर्ड याद रखेंगे, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, डिफिकल्टी इन फॉलिंग और स्टेइंग एस्लीप, सोने में दिक्कत या सोते रहने में दिक्कत। दोनों वर्ड को ध्यान से समझ, देखो बहुत आराम से समझा रहा हूं इस चैप्टर को मैं, क्योंकि ये आगे लिंकअप रहेगा, ठीक है। क्लियर है? और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उनको मैं फास्ट पढ़ा सकूं, ठीक है। डिफिकल्टी इन फॉलिंग, फॉलिंग मतलब सोने जब जाते हो तब दिक्कत आना, और स्टेइंग नींद में बने रहना, ठीक है। अच्छा, अब आपको लगेगा जैसे ये तो हिप्नोटिक्स क्या है, हमको नींद लाना है केवल, तो हल्का सा हल्की डोज में काम हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें आप अच्छा हमेशा याद रखेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं डेफिनेशन, और कोशिश कीजिए, कई बार डेफिनेशन अकेली आ जाती है, डेफिनेशन के साथ क्लासिफिकेशन आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डेफिनेशन अकेली आ रखी है तो डेफिनेशन चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोशिश करें अगर उसमें कोई एग्जाम्पल बनता है तो आप आंसर में एग्जाम्पल जरूर देंगे, ठीक है। नाउ सेडेटिव, इसमें बार्बिटरेट, बेंजोडाइजेपिन, सॉरी सेडेटिव, सेडेटिव इज द ड्रग दैट काम द पेशेंट, पेशेंट को शांत करता है। हम लोग स्ट्रेस में होते हैं कई बार, ठीक है ना। रिड्यूस एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा कोई एक्साइटमेंट होती है, एंजाइटी होती है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन लग रहा होता है, विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप। अच्छा सॉरी, ये लो डोज में, उल्टा बोल दिया मैंने, ये लो डोज में होते हैं, ठीक है। हमको नींद नहीं लाना है, नींद लाने के लिए हाई डोज चाहिए होती है, ठीक है। दिमाग में एनेस्थीसिया वाला चल रहा था, कोई बात नहीं, हमको केवल दिमाग को शांत कर देना है। सुलाना है तो डोज बढ़ानी पड़ेगी। अंतर क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, माइंड में बैक जाएंगे। सोने के लिए डोज ज्यादा चाहिए होती है और दिमाग को शांत करने के लिए डोज कम चाहिए होती है। तो हिप्नोटिक्स और सेडेटिव, सेडेशन मतलब
एक जैसे ना हल्का सा शांत हो जाना, और हिप्नोटाइज हो जाना, हिप्नोटाइज हो गए सो गए। ठीक है, तो हिप्नोटाइज में हाई डोज और सेडेटिव में लो डोज। ठीक है, केवल डोज का अंतर आता है, बाकी मेडिसिन सेम काम करती है। ये रहा हमारे पास क्लासिफिकेशन। अगर आप चार्ट बना के याद रखना चाहते हैं, चार्ट बना के याद कीजिए कौन कौन से खास ड्रग्स हैं। तो बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर जो बेंजोडाइजेपिन्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो पाए जाते हैं। इसमें हिप्नोटिक्स में कौन कौन आते हैं, डायजेपाम है, नाइट्राजिपाम है, अल्प्राजोलम बड़ा कॉमन है, देन लोराजिपाम है, इसको छोड़ देना। एंटी एंजाइटी, अब देखो ये जो है एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्जेंट, नूट्रोपिक्स, आगे जो भी पढ़ते चले जाएंगे हम लोग, एंटीसाइकोटिक, सब में हमारा बेंजोडाइजेपिन काम करेगा। तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेंजोडाइजेपिन को सही से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, इनके ड्रग्स यही याद कर लो, आगे आपको काम में आएंगे। कुछ ड्रग्स यहाँ पे है, कुछ ड्रग्स एक्स्ट्रा वहां होंगी, या कुछ ड्रग्स कॉमन जो सब में चलेंगी, कुछ ड्रग्स यहां पर है वहां पे नहीं होंगी, एक आध ड्रग का अंतर आएगा। ठीक है, अब देखो एंटी एंजाइटी, अब ये बड़ा आसान है, जैसे कि डायजेपाम, ठीक, डायजेपाम जब याद करने का तरीका ऐसा होता है। देन जैसे कि यहां पर हमारे पास अल्प्राजोलम जो कॉमन है लिख लो, आप सीधे यहां पर एक ही कॉलम बना सकते हो, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी और एंटी कन्वर्जेंट वाला। ठीक है, देन लोराजिपाम मिला, सब में कॉमन, जो कॉमन है उसको याद करो। ठीक है, इसमें नाइट्राजिपाम एक एक्स्ट्रा है, क्लोनाजिपाम, इसमें क्लोनाजिपाम नहीं है। तो कॉमन याद करके चलेंगे तो इससे कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। और हमेशा ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन कभी पढ़ रहे हो, ऐसा लगे अरे यार ये ड्रग तो कहीं और भी थी, वहां पर भी थी, तुरंत मार्क करते चलो हर क्लासिफिकेशन में कि ये ड्रग उस चैप्टर में यहां पे भी है, ये ड्रग उस चैप्टर में यहां पे भी है। ये जब हॉज पॉज होना स्टार्ट हो जाएगा ना क्लासिफिकेशन, फिर दिक्कत देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये नॉन बेंजोडाइजेपिन्स है, इसका अगर मैं जोल्पिडेम, बड़ा कॉमन ड्रग इस्तेमाल हो रहा है इस समय, जोल्पिडेम आ गया, जोपिक्लोन को पढ़ लेना, इसमें जोल्पिडेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एटिजोलम याद कर लेना। देन अदर हिप्नोटिक्स में इसमें एक मेलाटोनिन याद कर लेना, ट्राइक्लोफॉस याद कर लेना। देन बार्बिट्यूरेट, इसमें सब में एक ही एक है। फिनोबार्बिटोन, ये मतलब लॉन्ग, शॉर्ट और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, फिनोबार्बिटोन और थायोपेंटोन, एक एक ड्रग याद कर लोगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अब क्लासिफिकेशन रटना ना पड़े उसके लिए मैं आप लोगों की इस बार एक्स्ट्रा हेल्प करते चल रहा हूं। क्या, जैसे बेंजोडाइजेपिन क्लास है तो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूं। यहां से अगर कभी आपका कोई मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन फंस जाता है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक लाइन की मैकेनिज्म समझा रहा हूं, पूरी डिटेल मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि डिटेल मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है, बट एक लाइन की मैकेनिज्म कई बार आ रही है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, तो उसको समझाता हुआ चल रहा हूं। तो बेंजोडाइजेपिन्स क्या, दे एक्ट बाय एनहांसिंग गाबा, वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजोडाइजेपिन और गाबा ये आप याद कर लो, मैं फिर बता रहा हूं, ये आपको बेंजोडाइजेपिन गाबा पूरे चैप्टर में काम आएगा। अब ये गाबा क्या है, गाबा है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है ना, ये करते क्या है बेंजोडाइजेपिन्स, इस गाबा वाले केमिकल को एक्टिवेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इनहेंस कर दिया। अब ये जो गाबा होता है ना, इसका काम क्या है, ये दिमाग को इनहिबिट कर देता है, मतलब दिमाग की सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है। तो आप समझ सकते हो जब हमें नींद आनी होती है तो इसका लेवल कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बढ़ेगा। ठीक है, दिमाग जगता है उसके लिए भी अलग केमिकल है, दिमाग अलर्ट होता है उसके लिए भी एक अलग केमिकल है। सारी बातें यहां क्लियर होंगी, सेट कर लेना अपने दिमाग में। चैप्टर ये वाला भी आसान लगेगा, आने वाले चैप्टर भी इजी लगेंगे। ठीक है, फिर से ये एक्ट करते हैं बाय इनहेंसिंग गाबा। गाबा जो एक हमारे पास केमिकल है, ठीक है, गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। गाबा क्या करेगा, ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस कामिंग, स्लीप इंड्यूसिंग और एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये दिमाग को शांत करता है। देखो समझो कैसे, बेंजोडाइजेपिन्स आर नॉट जस्ट स्लीपिंग पिल्स। बेंजोडाइजेपिन्स सिर्फ सुलाते नहीं है, दे हैव मल्टीपल यूजेस। एंजाइटी जो आने वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, एंटी एंजाइटी, सीजर्स जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी एपिलेप्टिक, स्लीप, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक ड्रग एंड इट्स प्रॉपर्टी। ड्रग की क्या प्रॉपर्टी है और उसकी क्या काम करता है, हाउ फास्ट इट वर्क और हाउ लॉन्ग इट लास्ट। तो बेंजोडाइजेपिन्स कई जगह पे काम करता है। ठीक है, यानी कि इस पूरे चैप्टर में अलग अलग हेडिंग्स आएंगी। बार बार प्रेशर देके कह रहा हूं, जैसे यहां पर क्या है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स,
देन एंटी एंजाइटी, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी कन्वर्जेंट, नूट्रोपिक्स एजेंट। तो इस तरीके से कई जगह आपको ये दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये दिमाग को, जहां कहीं दिमाग की गड़बड़ी होगी गाबा को बढ़ाया जाएगा। कौन बढ़ाएगा? बेंजोडाइजेपिन्स बढ़ाएंगे। याद हो गया? ओके। ऑल ड्रग्स इन द बेंजोडाइजेपिन्स। अब कोई भी दवा जो बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी में आती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेट करो दिमाग में, कोई भी दवा जो बेंजोडाइजेपिन्स में कैटेगरी में आती है, नॉन बेंजोडाइजेपिन की कैटेगरी में आती है, या फिर बार्बिट्यूरेट की कैटेगरी में आती है, जो कि ऊपर 3 क्लासिफिकेशन है हमारे पास, बेंजोडाइजेपिन्स, नॉन बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिट्यूरेट। ठीक है, इनमें कोई भी इन कैटेगरी में अगर आएगा, ये इनहेंस करते हैं इफेक्ट ऑफ गाबा, गाबा के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। द ब्रेन्स मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, दिमाग का सबसे मुख्य इनहिबिटरी होता है रोकने वाला, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है बाय बाइंडिंग टू गाबा रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर से बंद करके क्या करता है? ये गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। किस रिसेप्टर पे बंधते हैं हमारे गाबा? गाबा ए पे बंधता है, जिससे कि जो गाबा का लेवल है हमारा इंक्रीज करता है। ठीक है, चले आगे। तो बेंजोडाइजेपिन्स गाबा के इफेक्ट को बढ़ाते हैं, और गाबा क्या है? दिमाग की एक्टिविटी को शांत करता है। अब यहां पे आपके पास यहां एग्जांपल है हिप्नोटिक बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर। डायजेपिन ऊपर मैंने लिख दिए, यहाँ पे सारे वही एग्जांपल है। इसमें आपको डायजेपाम, नाइट्राजेपाम, अल्प्राजोलम, लोराजेपाम, ये पक्का याद रखने हैं। एंटी एंजाइटी की तरह कौन कौन काम करते हैं? एंटी एंजाइटी यानी कि हमें चिंता और टेंशन को कम करते हैं बिना हमको सुलाए। अगेन इसमें डायजेपाम, लोराजेपाम है, अल्प्राजोलम है, क्लोनाजेपाम है। क्लोनाजेपाम इसमें काफी अच्छा काम करता है। एंटी कन्वर्जेंट, ये चैप्टर भी आगे आएंगे अलग से, तो वहां पे और पढ़ोगे। ठीक है, यहां से हमारे सीजर्स और एपिलेप्सी, दौरे वगैरह पड़ते हैं, हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, उन सब में भी ये काम करते हैं। दिमाग से सारा कंट्रोल चलता है। क्लोनाजेपाम, डायजेपाम, लोराजेपाम सेम ड्रग है, क्लासिफिकेशन बता चुका हूं मैं। ठीक है, अब आपको यहां पर एक चीज नोट क्यों करवा दी मैंने यहां पर, ये आगे जाके काम आएगा। अगर प्रोलॉन्ग्ड सीजर, ठीक है, सीजर है जिसमें सीजर में एक कैटेगरी होती है स्टेटस एपिलेक्टस, यहां डिटेल नहीं जा रहे हैं। तो अगर आपको सीजर हो रहे हैं और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काम करवाना है, तो आप इंट्रावीनस डायजेपाम या लोराजेपाम का इंजेक्शन दे देंगे। कुछ स्टेट्स में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए क्वेश्चन आता है, तो जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, अरे सर इसका बता दिया, इसका ही फर्स्ट लाइन बताओ, उसका ही फर्स्ट लाइन बताओ। सबके फर्स्ट लाइन नहीं पढ़ने हैं, जो मैं पढ़वा रहा हूं केवल वही फर्स्ट लाइन पढ़ने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये नहीं कि सर ने इसका तो बताया बट इसका फर्स्ट लाइन नहीं बताया। ये बच्चा बड़ा कई बार इस तरह से फोन ऑन कर देता है। तो बेटा जितना जिसका बता रहा हूं ना वही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछे गए हैं तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो भविष्य में आ सकते हैं। कितना याद रखो बस। ठीक है, नाउ बार्बिट्यूरेट। ठीक है, अदर क्लास ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक है, नाउ यूज्ड लेस फ्रीक्वेंटली ड्यू टू साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट थोड़े ज्यादा है, तो उतना ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि डिपेंडेंसी भी बढ़ती है, मतलब कि लोग इसके आदी हो जाते हैं खाने के। दे एक्ट बाय प्रोलॉन्गिंग द ड्यूरेशन ऑफ गाबा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, उम्मीद है न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं आपको याद होगा, और जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो यहीं से समझा रहा हूं मैं, अगर याद नहीं है तो बता देता हूं। ऊपर प्लस चार्ज होता था न्यूरॉन के, सेकंड चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था, नीचे माइनस होता था। ठीक है, और किसी न्यूरॉन को सिग्नल पास करने के लिए क्या करना पड़ता था, कहीं ना कहीं पर, अच्छा ये वाली कंडीशन क्या है, पोलराइज स्टेट है, ये स्टेट क्या है, पोलराइज है। मैं हल्का सा रिवीजन करवा दे रहा हूं ताकि फटाक से आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं। ओके, ये स्टेट कैसी है, पोलराइज है, लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं, मान लो यहां पर ये माइनस हो गया और नीचे प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, दिस इज डीपोलराइज, दिस इज पोलराइज। याद आ रहा है पोलराइज डीपोलराइज वाला कंडीशन? जब पोलराइज होगा तो कोई सिग्नल इधर से उधर नहीं जाता है। जैसे ही ये डीपोलराइज होता है, एक्शन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? ठीक है, क्योंकि अब पोलराइज नहीं रहा, एक तरफ नेगेटिव भी आ गया, वैसे ही सिग्नल क्रिएट होता है।
और ये सिग्नल आगे जाता है। क्या हो अगर यहां पर मैं बहुत ज्यादा, एक कंडीशन होती है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दूं, यहां पर इतना नेगेटिव हो जाए कि जिसे एक हो गया पोलराइज, और फिर इसी को बोल दूं मैं हाइपर पोलराइज। मतलब छोटे मोटे सिग्नल, छोटी मोटी चीजें जैसे होता है ना, हाइपर पोलराइज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो मैं एक गर्म चीज को यहां छूता हूं, मैं अपना हाथ हटाता हूं, अब अगर यहां के न्यूरॉन्स को मैं हाइपर पोलराइज कर दूं तो उतना गर्म अब सिग्नल क्रिएट नहीं कर पाएगा, मेरा हाथ वहीं का वहीं रहेगा। अब सिग्नल क्रिएट करने के लिए और ज्यादा गर्म लगाना पड़ेगा मेरे को। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो हाइपर पोलराइज का मतलब सेंसिटिविटी इसकी बहुत कम हो गई। अब छोटे मोटे तो मतलब चीजें जो है दिमाग असर नहीं करेगा, तो ये हाइपर पोलराइज हो गया। तो देखो गाबा क्या कर रहा है, ये मैंने कंडीशन क्यों बता रहा हूं, इस बात को समझो। दे एक्ट बाय प्रोलॉन्गिंग द ड्यूरेशन ऑफ गाबा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल। होता क्या है, यहां पर चैनल्स होते हैं, ठीक है, यहां पर रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर पर गाबा काम करेगा। अब जब गाबा काम करता है तो ये चैनल खुला रहता है और जितना भी Cl- है ये अंदर आता रहता है। Cl- अंदर आएगा तो अंदर क्या होगी, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये हाइपर पोलराइज हो जाता है। ये डीपोलराइज होएगा ही नहीं। जब डीपोलराइज होएगा ही नहीं तो दिमाग सिग्नल कैरी इधर से उधर नहीं जाएगा, तो सोच ही नहीं पाएगा, कुछ समझ ही नहीं पाएगा, शांत हो जाएगा वो। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो दिस इज द गाबा। वहां पे स्टार्टिंग गाबा बताया, अब एक वर्ड आता है क्लोराइड चैनल ओपनिंग, ठीक है। तो ये बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है। मेन खास बातें कवर करते हुए चलेंगे जिससे कि आपको समझ में आता है। तो बार्बिटूरेट क्या कर रहे हैं, गाबा से क्लोराइड चैनल को ओपन करवा के रख रहे हैं, ठीक है। और गाबा को हम लोग लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के हिसाब से क्या करते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। अब ये कहां यूज हो रहे हैं, आप यूज लिखना चाहो लिखो, अदरवाइज सिंपल एग्जांपल याद रखो। नाउ नॉन बेंजोडाइजेपिन्स, यानी कि इसमें बेंजोडाइजेपिन के स्ट्रक्चर पाए नहीं जाते, इसको हम जेड ड्रग्स भी कहते हैं। स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं बेंजोडाइजेपिन से, बट काम वही करते हैं, BZ1 रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, यानी कि गाबा ए का सब टाइप है, गाबा ए के जैसा ही है, और प्रमोट करते हैं स्लीप विद फ्यूअर साइड इफेक्ट। सेम काम करते हैं, सेम केमिकल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, सारी चीजें सेम है, बट इनके साइड इफेक्ट कम है, ठीक है। दे आर यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ हिप्नोटिक्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, सेडेटिव के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा ये, ठीक है। और वो भी शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट, मतलब मान लो स्ट्रेस की वजह से, चिंता की वजह से नींद नहीं आ रही है तो ठीक है दे दो, लेकिन कई बार एज हो जाती है और एक एज की वजह से नींद नहीं आ रही है तो फिर हम इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे इसका। ओके, जोल्पिडेम बड़ा इस्तेमाल होता है, मैं देखता हूं आजकल। स्ट्रेस था मेरे रिलेटिव में एक लोगों को, तो एक बड़े अच्छे डॉक्टर है, वो हैं हमारे यहाँ पर है, क्या बोलते हैं, MD है, तो वो जोल्पिडेम लिखते हैं, बहुत ज्यादा लिखते हैं जोल्पिडेम, ठीक है। अच्छी ड्रग है ये। देन जोपिकोलोन, एग्जाम्पल कोई भी याद रखो, जोल्पिडेम, क्योंकि मैं एज ए फार्मासिस्ट हूँ और जो भी दवाई मेरे पास आती है तो मेरे को उसका पता रहता है, और इसीलिए जोल्पिडेम आप याद रखेंगे। दूसरे हिप्नोटिक दवाइयों की बात करें अगर, दीज आर मिसलेनियस ड्रग। अब देखो ये क्लास ना बड़ी अच्छी है, मिसलेनियस वाली, ठीक है। ड्रग दैट हैव हिप्नोटिक इफेक्ट्स थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। अब ये गाबा का यूज नहीं कर रहे, ये अलग तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ट्राइक्लोफोस, ये एक ओल्डर सेडेटिव हिप्नोटिक है, प्रोड्रग होता है ट्राइक्लोरोइथेनॉल का, ठीक है। वो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम नीचे इन दो की बात करेंगे, ये दोनों ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक है मेलाटोनिन, अगर आपको याद होगा मेलाटोनिन या रेमेल्टियोन करके होता है करके, ये भी एक ड्रग है। मेलाटोनिन की बात करें तो देखो मेलाटोनिन क्या होता है, दीज एक्ट, मेलाटोनिन हमारे ना स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। These act on melatonin receptors in the brain to regulate the sleep-wake cycle. They are not central nervous system depressant like the other drugs. ये CNS को डिप्रेस नहीं करते हमारे, बट जो हमारी स्लीप वेक साइकिल है उसको रेगुलेट करते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे हम लोग रात को मोबाइल देखते हैं ना, जो मेलाटोनिन होता है वो सेंस करता है। जैसे कि जैसी पहले क्या होता, गांव में लोग, पहले क्या भी चले जाओ गांव में लाइट होती नहीं ज्यादा, लोग रात को खाए पिए सो जाते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, आंखें, रोशनी दिखती नहीं है, अंधेरा अंधेरा होता है, दिमाग सेंस कर लेता है, मेलाटोनिन सेंस कर लेता है क्या,
कि हाँ भाई अंधेरा है, सोने का टाइम, एक टाइम के बाद, एक ड्यूरेशन के बाद। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, लेके मोबाइल और ये रोशनी इतनी भारी आंखों पे लगा के रखते हैं। समझ में आ रही बात? अब आंखों पे लगी रोशनी, वो मेलाटोनिन कंफ्यूज है कि दिन है कि रात है, आंखों पे भयंकर रोशनी पड़ रही है। तो इसीलिए सोते हुए अगर आप उसको सोना है तो मोबाइल इस्तेमाल मत करिए, सोने जाना तो लाइट बंद करके। अंधेरे में नींद इसलिए कहते हैं ना, अंधेरे में नींद आती है, उसका रीजन ही यही है। ठीक है, तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दूसरा एक है सिवोरेक्सेंट, ये जो है दिस इज एन ओरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इस रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है। इट प्रमोट स्लीप बाय ब्लॉकिंग द ब्रेन वेकफुलनेस सिस्टम ओरेक्सिन, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। तो ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, ये जगा के रखता है। ठीक है, ये क्या करता है, दिमाग को इसने अलर्ट, जैसे मैं भी अलर्ट हूं, आप भी देख रहे होंगे, आपका भी दिमाग जगा हुआ है, तो जगाए रखने के लिए भी एक केमिकल काम करता है, उसको ब्लॉक मार दिया। ठीक है, बजाय इसके कि ये स्लीप सिस्टम को एक्टिवेट करे, जो सिस्टम जगा के रखता है उसको ठप कर दिया इसने, ऑटोमेटिक नींद आ जाती है। ठीक है, तो नेचुरल मतलब ये चीजें आपको थोड़ा सा मजा आएगा, ये नेचुरली काम कर रही हैं, ये हमारे सीएनएस पे इफेक्ट नहीं डालती है। इसलिए मैंने कहा था इसको थोड़ा सा समझाता हुआ चलूंगा मैं, मजा आएगा। ठीक है, क्लियर है बातें? अब डोज, जैसा मैंने बताया, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स मैंने क्लासिफिकेशन में टिक कराता हूं वही वाले की आप डोज याद कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहां साथ में यूज भी लिख दिए, यूज आप याद करें चाहे ना करें, चॉइस आपकी है। यूज इसलिए लिख दिया कि साथ साथ में, जैसे कि आप डायजेपाम में एंजाइटी इंसोम्निया, यूज से एक फायदा ये मिलता है, जो इंडिकेशन वाला पार्ट है हमारा वो आसान हो जाता है। यूज पढ़ लिए, इंडिकेशन खत्म हो गया, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इंडिकेशन मेन यूज की जगह सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप लोग क्या कर देंगे, जहां पे यूज लिखा होगा कहीं पर भी उसकी जगह पे आप सीधा सीधा इंडिकेशन लिख दो। और ये काम मैं करूंगा कब, आपको जब वो कराऊंगा शॉर्ट नोट्स, यानी कि क्विक रिवीजन कराऊंगा, तब उसमें आपको सिंपल करके दूंगा मैं, उसका भी दिमाग में चीजें चल रही है। एक फर्स्ट ईयर का मैंने डेमो दिया था, सेकंड ईयर का डेमो नहीं दे पाया, टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि उस पर थोड़ा दिमाग ज्यादा लग रहा है। चलिए ठीक है, तो डोज तो आपको याद करने, कोई भी 4 5 6 जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में एग्जांपल याद करेंगे वो याद कर लेंगे। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। सेडेटिव हिप्नोटिक मेनली एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमको पता है ये सीएनएस पे काम करते हैं। केवल इसकी अगर एक कैटेगरी को छोड़ दें जो सबसे लास्ट में थी हमने पढ़ी थी, ठीक है, और ये डोज डिपेंडेंट, कितना डोज दे रहे हो उसके हिसाब से दिमाग को डिप्रेस करता है। फ्रॉम माइल्ड सेडेशन टू स्लीप, डीप स्लीप, हल्का सा सेडेशन भी कर सकता है हल्की डोज होगी तो, और या फिर डीप गहरी नींद में, या इवन एनेस्थीसिया तक प्रोड्यूस कर सकता है, डिपेंड करेगा डोज पर। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसके इफेक्ट है, आप लोग याद कर लेंगे क्या क्या इफेक्ट है, सेडेशन, हिप्नोटिक्स, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, कॉमा या डेथ, बहुत ज्यादा हो जाएगा डेथ भी हो सकती है, ये आगे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दोगे। ठीक है, सेडेशन कब हमको जरूरत पड़ती है, हमको शांत रहना होता है जब टेंशन बहुत ज्यादा होती है, चिंता होती है, ठीक है, और नींद नहीं लेके आना है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस में काम नहीं कर पा रहे तो केवल हमको शांत रह के काम करना है, तो हम ये खाएंगे, अपना काम भी करते रहेंगे, चिंता नहीं होगी। सोना है, रात के समय नेचुरल स्लीप लाना है तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, एनेस्थीसिया हायर डोज में सर्जरी में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉमा और डेथ, वेरी हाई डोज डिप्रेस कर देता है मेडुलरी सेंटर, या आप ये याद रखेंगे कॉमा में क्यों चला जाता है इंसान, जो मेडुलरी सेंटर है जो हमारे रेस्पिरेशन और हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, ये दो ही तो मेन चीजें हैं। सांस जहां रुकी या हार्ट ने काम करना जहां काम बंद किया, आदमी गया। ठीक है, तो दिमाग उतना ना डीप डिप्रेस हो जाए कि ये दोनों ये सेंटर हमारा बर्बाद हो जाए या ठप पड़ जाए, तो उसको भी बचाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। दूसरा हम बात करें तो हमारे स्लीप पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डिक्रीज स्लीप लेटेंसी। लेटेंसी होता है जब आप सोने जाते हो, आप लोग कहते हो यार उसकी नींद कितनी अच्छी है, लेटते ही सो जाता है, आप सोते हो ख्याली पुलाव सपने चल रहे हैं, हम ये करेंगे, हम कल उठेंगे, हम वो करेंगे, आधा घंटा हो गया, आपने 9 बजे लेटे थे, आपने देखा टाइम अरे यार 9:30 हो गया, मेरा आधा घंटा खराब हो गया, सोने में ही आधा घंटा लग गया। ठीक है, आप लोग टाइम देखते हो कि हम 12 बजे सो रहे हैं, 6 बजे उठ जाएंगे, 6 घंटे हमारे नींद पूरी हो जाएगी, या 12 बजे सो रहे हैं हम 8 बजे उठेंगे, 8 घंटे नींद पूरी हो जाएगी। लेटे आप 12 बजे, नींद आई आपको 12:45 पर, फिर सवेरे नींद फ्रेश, मतलब मूड फ्रेश नहीं हो पाता है। तो ये होता है लेटेंसी पीरियड, इसको कम कर दिया, टाइम टेकन टू फॉल स्लीप, कितने समय में आप सोते हो।
ठीक है। इंक्रीज टोटल स्लीप टाइम, आपका टोटल स्लीप टाइम भी बढ़ा देता है, जहां आप 3-4 घंटे सो पाते हो, अगर आपको नींद में दिक्कत है तो वो आप ज्यादा टाइम सो जाते हो। डिक्रीज REM स्लीप, ठीक है, ये क्या होती है, रैपिड आई मूवमेंट। एक टाइम ऐसा आता है, स्टेज होती है स्लीप की, जब मोस्ट विविड ड्रीमिंग, आपको कई बार लगता है ना कि एकदम सपना रियल में चल रहा है, वो वाली फेज होता है, आंखों के मूवमेंट बहुत तेज हो रहे होते हैं और ब्रेन हाईली एक्टिव होता है, तो हमें इसको कम करना होता है, अदरवाइज नींद खुलती है ऐसे टाइम पर। बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं, अच्छा ये इसको डिक्रीज भी करते हैं, और बेंजोडाइजेपिन प्रिजर्व REM स्लीप बेटर, REM स्लीप को अच्छे से प्रिजर्व कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं बार्बिट्यूरेट के कंपैरिजन में। ये कंपैरिजन है, इसको मैं नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। ये 3 इफेक्ट आ गए हमारे पास। देन एंजाइटी, यहाँ पे ही पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस का यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़े, आगे मतलब आने वाले लेक्चर्स में। रिड्यूस एंजाइटी एंड इमोशनल टेंशन, इमोशंस की वजह से टेंशन होते हैं, उसमें भी ये काम करते हैं। सम बेंजोडाइजेपिन्स लाइक डायजेपाम, क्लोंazepam आल्सो शो एंटी कन्वर्जन, जो दौरे वगैरह पड़ते हैं उसमें भी ये काम करते हैं, ठीक है। मसल रिलैक्सेशन, हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन से मेन काम करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स बाय एक्टिंग ऑन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम होता है उस पर एक्ट करते हैं। कब, मेनली जो मसल स्पास्म, हाथ पैरों जो ऐठन आती है, और खास करके एपिलेप्सी में, उसमें ये हेल्प करता है। रेस्पिरेशन में क्या है, वैसे तो जो थेरेप्यूटिक डोज होती है, थेरेप्यूटिक डोज मतलब किसी को ठीक करने के लिए दी जा रही है, उसमें ना के बराबर असर है, लेकिन अगर हमने डोज हाई कर दी तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, स्पेशली इन बार्बिट्यूरेट्स और व्हेन कंबाइंड विद अल्कोहल, अगर अल्कोहल के साथ ले लिया है तो फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है कई बार। इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेम नॉर्मल डोज में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, डोज हाई कर दी बीपी गिर जाएगा ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ वैसोमोटर सेंटर, ब्रेन में होता है, एंड मायोकार्डियल फंक्शन, जो हार्ट का जो मायोकार्डियल वाला पार्ट है यानी मसल से, वो स्लो हो जाता है, ठीक है। क्लियर है बातें। ये वैसोमोटर सेंटर, मेडुलरी सेंटर, ये सब ब्रेन के पार्ट है, यानी कि चैप्टर नंबर 11 में, वहां पे डिटेल में आप लोग इसको पढ़ोगे। टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, समय ज्यादा लंबे समय तक अगर कोई दवाइयां ले रहा है तो रिपीटेड यूज रिड्यूसेस ड्रग इफेक्टिवनेस, फिर क्या है, ड्रग का इफेक्टिवनेस खत्म हो जाता है, फिर पता चला यार दवा काम ही नहीं कर रही है, ठीक है। और डिपेंडेंसी मतलब आपको पता चला ट्रीटमेंट चल रहा था महीने 2 महीने, तो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, लगातार नशा होता रहता है। फिर अगर आपने अचानक रोक दिया, और ये हमेशा होता है, एक अच्छा डॉक्टर, जो मैंने कहा ना, मैं गया हूं डॉक्टर, अगर आपको दे रहा है, ये सब नार्कोटिक्स के अंदर आ जाता है, तो वो बोलेगा कि दवाइयां एकदम बंद मत कर देना, दवाइयां हम बंद करेंगे। और इसका बंद करने का तरीका भी देखा मैंने, ये ज़ोलपीडेम जिसको लिखी थी, उसको पहले फिर क्या किया उसने, अल्टरनेट नहीं, पहले उसने गोली पहले एक देता, उसने कहा आधी खाना, आधी करने के बाद उसने फिर अल्टरनेट, एक दिन छोड़ के एक दिन करा, फिर 2 या 3 दिन छोड़ के किया, फिर हफ्ते भर का, फिर ऐसी कुछ था, फिर इस तरह से बंद किया था उसने, मतलब एकदम से बंद नहीं किया था। अदरवाइज आप लोगों को किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, ट्रिमर्स, ये सब चीजें होने की संभावना रहती है, इनको हम विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इंडिकेशंस कहां इसका इस्तेमाल होता है, तो सेडेटिव हिप्नोटिक CNS डिप्रेशन ड्रग है, यूज्ड टू काम द माइंड, दिमाग को शांत करने के लिए, और एंजाइटी को कम करने के लिए, और स्लीप लाने के लिए। तो सिंपल से ऐसा कॉन्सेप्ट है, ड्रग सेम रहेगी। लो डोज में ये सेडेटिव इफेक्ट करते हैं, कामिंग, शांत करते हैं, दिमाग को सुलाएंगे नहीं, और हाई डोज में हिप्नोटिक इफेक्ट करते हैं, सुला देते हैं, ठीक है। ये इसके इंडिकेशन है। सेडेटिव वाले में एंजाइटी और टेंशन इसको कम करते हैं, इमोशनल या सिचुएशनल स्ट्रेस है ना। इमोशनल क्या होता है, परिवार में झगड़े हैं, मियाँ बीवी के लड़ रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर हैं, भाई भाई की नहीं बन रही, इमोशनल स्ट्रेस, दोस्त का दोस्त से नहीं बन रहा है, ऐसे में अगर बहुत ज्यादा होता है, तो ये मैंने साथ में दवाइयां लिखी हैं, आप दवाइयां याद करो, अच्छी बात है, अदरवाइज वाला पार्ट छोड़ सकते हो, ठीक है। देन साइकाट्रिक, ये पढ़ लेना, एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दिया, चिंता को, इमोशनल को, पेशेंट अंडर स्ट्रेस होते हैं, तमाम चीजें, एग्जाम का प्रेशर होता है, ठीक है। साइकाट्रिक डिसऑर्डर जैसे न्यूरोसिस है, डिप्रेशन है, ठीक है, इसमें एंटी डिप्रेशन के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्री एनेस्थेटिक, कई बार लोग होते हैं ऑपरेशन होने जा रहा है, बड़ा बेचैन हो जाते हैं, तो हल्का सा यालाडोज देनी पड़ती है। मसल स्पास्म और स्पास्टिसिटी, ठीक है, जैसे कमर की दर्द है या चोट लगने की वजह से हाथ पैरों में ऐठन आ रही है, तो इसका इस्तेमाल होता है। एपिलेप्सी और सीजर, दौरे वगैरह पड़ रहे हैं, ये देखो, ये जो फंक्शन है ना, इसके इंडिकेशंस ये कॉमन रहेंगे यहाँ पे भी और आगे भी। अल्कोहल विड्रॉल, अच्छा बहुत दारू पीते हो, आप अचानक बंद कर रहे हो, तो आपको रेस्टलेसनेस और बॉडी में एजिटेशन होना, बेचैनी से मचती है, तो उसको कवर अप करने के लिए भी ये मेडिसिन का यूज किया जाता है। यानी ये सारे वो लक्षण है जहां पे दिमाग शांत होगा, सोएगा नहीं,
ठीक है। देन हिप्नोटिक्स मतलब सुलाना। अब इसमें एक ही लाइन में आंसर खत्म हो सकता था, सुलाना ही तो है, बट कब सुलाना है और कब कब जरूरत पड़ती है। इनसोम्निया, स्लीपलेसनेस, आपको नींद ही नहीं आ रही है, होती है कंडीशन। मैं फिर कह रहा हूं, दवाइयां आप याद करना चाहो करना, अदरवाइज मत करना। ट्रांजिएंट और सिचुएशनल इंसोम्निया, कई बार क्या, टेम्परेरी स्लीप डिस्टर्बेंस ड्यू टू स्ट्रेस और इलनेस। आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो 3-4 दिन से नींद नहीं आ रही, डॉक्टर कहता है कोई टेंशन हो गया, तो हाँ स्ट्रेस है, ये हो गया, घर में टेंशन हो गई। डॉक्टर समझ जाता है स्ट्रेस का है, उसके हिसाब से वजह से नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही, उसके यहाँ पे कारण है क्रोनिक, क्रोनिक मतलब लंबे समय से, परसिस्टेंट इनएबिलिटी टू स्लीप ऑफन इन एल्डरली, और ये बूढ़ों में होता है। जेट लैग और शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर। जेट लैग क्या होता है, आप यहां से चले, दिन में फ्लाइट पकड़ी, आप पहुंचे किसी दूसरी कंट्री में 13-14 घंटे का सफर करके, या भाई दिन में मान लो 10 बजे फ्लाइट पकड़ी और 12 घंटे बाद 10 बजे रात में पहुंचना था। पता चला आप जब वहां पहुंचे हो तो वहां सुबह के 10 बज रहे थे, तो आपको वहां जाके ऑफिस अटेंड करना ही करना था। तो यहाँ पे वहां पे फिर क्या हो गया, गड़बड़ हो गया मामला। अब वो समझ में नहीं आ रहा, इधर भी रोशनी उधर भी रोशनी, नींद मतलब दिमाग पजल हो जाता है, जेट लैग बोलते हैं उसको। या शिफ्ट वर्क हो जाता है, रात में आपको करना पड़ रहा है तो जाग रहे हो, फिर कुछ दिनों के बाद पता चला आपका वेक रिदम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। प्री एनेस्थेटिक, सोने एनेस्थीसिया देने से पहले, और पेडियाट्रिक सेडेशन टू काम द चिल्ड्रन बिफोर माइनर प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ सर्जरी वगैरह करनी दांतों की या कुछ और, तो करने नहीं देते हैं, उस केस में भी हम इसको देते हैं ये, ठीक है। तो ये इंडिकेशंस हैं, इन सब का निष्कर्ष एक ही है, नींद ना आना, ठीक है। ये लास्ट के दो थोड़े से अलग थे। तो नींद क्यों नहीं आ रही है, ये उसके अलग अलग कारण है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा जैसे मान लो राइट डाउन द इंडिकेशन, तो इंडिकेशन केवल ये थोड़ा ना लिख के आओगे सॉरी, कि नींद नहीं आ रही थी, तो उसमें देने पड़ेंगे कारण, ठीक है। एक्सप्लेन भले करो चाहे ना करो, अब एक्सप्लेन तो कर ही दोगे मेरे ख्याल से ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो बताना। नाउ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब देखो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका याद करना आसान है, सिर्फ आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि भाई सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या करते हैं, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डाउन कर देते हैं। तो ऐसी कोई भी बीमारी है जिसमें ऑलरेडी, जैसे मान लो हमारा हार्ट ऑलरेडी स्लो चल रहा है, रेस्पिरेशन हमारा दिक्कत है, और अगर हमने ये खा लिया तो ये और स्लो कर देगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो बस यही समझना है। पहला, रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद अस्थमा, सीओपीडी और स्लीप एपनिया। तो सोते हुए जो है ना करके, स्लीप एपनिया, अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया और स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या होता है, स्लीप एपनिया क्या होता है, स्लीप एपनिया जब बीच बीच में है ना सोते सोते क्या होता है, सांस रुक जाती है। तो अगर ऐसी कंडीशन है और सीएनएस आपका अगर डिप्रेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगेन आपकी जो सांस ऑलरेडी धीमी चल रही है, रुकती है और धीमा हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ये दोनों प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें जो लंग्स के जो वो होती हैं, नलियां होती हैं, वो श्रिंक कर जाती है, तो सांस लेने में वैसी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो रीजन क्या है, दिस ड्रग डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। इसी तरह लिवर डिजीज, अगर किसी को लिवर डिजीज है जैसे कि हेपेटाइटिस है या लिवर सिरोसिस है, तो हम ये नहीं देंगे। कारण क्या है, ये जो दवाइयां हम देते हैं, ठीक है, ये मेटाबोलाइज होती है लिवर के अंदर और प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगी, तो इनका एक्यूमुलेशन इकट्ठी हो जाएंगी बॉडी के अंदर, जो टॉक्सिसिटी या कोमा, हमको कोमा में भी ले जा सकती हैं। अगर आपकी किडनी गड़बड़ है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है, या डोज को थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि किडनी की क्षमता नहीं रह जाती है इसको पूरा बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो इससे होगा क्या, डिलेड एक्सक्रीशन में कॉज प्रोलॉन्ग सेडेशन और टॉक्सिसिटी। अब दवा बॉडी से बाहर निकल नहीं रही है, बार बार बॉडी में घूम रही है, तो लंबे समय तक सेडेशन रह सकता है। हिस्ट्री ऑफ ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन, अगर कोई पास्ट में बहुत ज्यादा ड्रग लेता रहा है, ड्रगिस्ट है ना, हीरोइन कोकेन वगैरह, या अल्कोहल लेता रहा है, ठीक है ना, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ड्रग अब्यूजर्स और अल्कोहलिक। क्यों, हाई रिस्क ऑफ डिपेंडेंस, अब्यूज और सीएनएस डिप्रेशन। अब ऑलरेडी वो लेते रहे हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है कि वो डिपेंडेंट हो जाए उसके ऊपर, या अब्यूज हो जाए, फिर से बड़ी मुश्किल से दारू छोड़ी, फिर से नशे वाली चीज मिल गई, अब फिर करने लगे, ठीक है, या सीएनएस डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। देन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यहां पे हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो फीटल होता है, यानी कि फीटस बच्चा होता है पेट में, वो माल फॉर्मेशन, उसकी ग्रोथ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, उसके जो ऑर्गन है वो खराब हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो सकता है। और फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम, जो मसल्स होती हैं थोड़ी सी रिलैक्स टाइप नहीं, जैसे
लूज सी हो जाती है, तो बच्चे को उठाओ तो बच्चे ऐसे इस टाइप से झूल जाता है बच्चा, ठीक है, मतलब मसल्स उतना टोन्ड नहीं रह पाती हैं। बूढ़े लोग हैं उनमें बड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन दवाइयों के लिए। थोड़ी सी भी डोज ज्यादा हुई तो इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा, जिससे कि कंफ्यूजन, डिजीनेस, मेमोरी लॉस और रिस्क ऑफ फॉल, मतलब चलते चलते गिर सकते हैं, ठीक है। पॉर्फिरिया ये बार्बिट्यूरेट में स्पेशल होता है। पॉर्फायरिया क्या होता है, और बार्बिट्यूरेट के केस में एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब अगर पॉर्फिरिया वाली कंडीशन है, ये हीम बनाने वाला एक केमिकल होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है कि रीजन क्या है, इंड्यूस हेपेटिक एंजाइम दैट ट्रिगर एक्यूट पॉर्फायरिया अटैक। ये बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेड स्पॉट टाइप के बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो दिक्कत आती है। देन माइस्थेनिया ग्रेविस, वही वाली कंडीशन आ गई, मसल्स जिसमें ऑलरेडी हमारी बेकार हो जाती है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, ठीक है। तो ये और ज्यादा खराब कर देगा, अभी मसल्स रिलैक्स कर देगा तो और ज्यादा मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी हमारी गड़बड़ हो जाती है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या सुसाइडल टेंडेंसी है किसी की, कोई ऑलरेडी डिप्रेस है बंदा, ठीक है, और या सुसाइड करने की टेंडेंसी रखता है, ऐसे किसी इंसान को दे दोगे तो और ज्यादा सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा, जिससे कि सुसाइड अटैक या सुसाइड करने का जो रिस्क है, ठीक है, वो खासकर बार्बिट्यूरेट, तो बार्बिट्यूरेट्स के साइड इफेक्ट्स हैं थोड़े से, वो बढ़ जाते हैं। शॉक और कोमा, अगर कोई किसी को शॉक लगा है ना, झटका लग जाता है या कोमा में है, तो उसको नहीं देंगे। क्यों? कैमाटोज होता है, जो लोग कोमा में है या शॉक्ड पेशेंट जिनको शॉक लग जाता है, झट ना कोई सुनते हैं इमोशनल शॉक लग गया इस टाइप से, मे कॉज कार्डियोवास्कुलर सीएनएस कोलैप्स। अब ऑलरेडी शॉक में है, कोमा में है, धीमा चल रहा है मामला, सीएनएस डिप्रेसेंट और दे दिया तो क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर या इवन सीएनएस सिस्टम पूरा ठप पड़ सकता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बेटा इस वाले लेक्चर को पढ़ना, ये लेक्चर पूरा लिंकअप करेगा और धीरे धीरे बेंजोडाइजेपिन्स को और डिटेल में आगे हम पढ़ते चले जाएंगे अलग अलग लेवल से। तो ये वाले लेक्चर को बहुत अच्छे से कायदे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।